बरसात का महीना था। आए दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। एक दिन मुझे कॉल आई कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए निकली। उस दिन मैंने अपनी छोटी बहन को कह दिया कि वह अपने जीजा जी का ख्याल रखे, क्योंकि मुझे कुछ दिन लग सकते हैं वापस आने में। यह कहकर मैं घर से रवाना हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में जाकर बहुत ही तेज भयंकर वाली बारिश होना शुरू हो चुकी थी। इतनी तेज बारिश में मुझे कोई गाड़ी भी नहीं मिल पा रही थी। उस वक्त बारिश की वजह से मेरा बच्चा भीग रहा था। मुझे डर था कहीं मेरा बच्चा बारिश में भीगने से बीमार ना हो जाए। बस स्टैंड पर मेरे साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। कहने लगी, इतनी तेज बारिश में बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? घर वापस चली जाओ। 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश नहीं रुकेगी। यह खबर इंटरनेट पर बहुत पहले से आ चुकी थी। क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तभी मुझे याद आया कि मैं तो 2-3 दिन से मोबाइल को पकड़ी ही नहीं हूँ। अब मैं भी अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। मुझे भी यही बेहतर लग रहा था कि मैं कैसे भी करके अपने घर वापस चली जाऊं। बारिश से बचते हुए मैं अपने बच्चे को वापस घर ले जा चुकी थी। उस वक्त मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। भीग जाने की वजह से घर की बेल मैंने नहीं बजाई। मेरे पास घर की चाबी थी। मैंने जैसे ही घर को खोला तो अपनी बहन को आवाज़ देने लगी, लेकिन मेरी बहन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे मेरे कमरे से किसी के गरम गरम आहें भरने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ बड़ी ही अजीब किस्म थी, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुझे पूरे घर में ना ही तो मेरा पति और ना ही मेरी बहन कहीं दिखाई दे रही थी। मैं चुपचाप चलते हुए जैसे ही अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरी छोटी बहन मेरी पति की बाहों में लिपटी हुई थी और दोनों ही चादर के अंदर पूरे जोश के साथ। कहते हैं ना कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपना पति कभी भी बांट नहीं सकती। और मैं भी उन औरतों में से थी जिसका पति लाख बुरा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने पति को किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम पर आकर भी खड़ी रहूंगी, जहाँ पर मेरे ही अपने मुझे धोखा देंगे, मुझे पीठ पीछे वार करेंगे। सो दोस्तों, ये कहानी मेरी उन दिनों की है जब मैं बिलासपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारे गांव में लड़कियों की शादी जल्द हो जाती थी। हमारे गांव के लोगों की सोच बहुत ही पुराने टाइप की थी, जहां पर लड़कियों के सपने और इच्छाएं बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। मैं अपने माता पिता की बड़ी ही लाडली बेटी थी। मेरा नाम सुरभि था। मैं बड़ी हुई सुलझी हुई लड़की थी। अक्सर मैं अपनी सहेलियों के साथ दूसरे गांव में मेला देखने के लिए जाया करती थी। मुझे मेले में घूमना, चीजें खरीदना, ये सब करने का बड़ा शौक था। मैं दिखने में थोड़ी सांवली सी थी, लेकिन मैं अपनी मम्मी का मेकअप अक्सर चुरा चुरा कर लगाया करती थी। मैं अपने से बड़ी उम्र की लड़की बनना पसंद करती थी। मेरा बाकी लड़कियों के मुकाबले कुछ अलग सा रूप था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे मेरी काफ़ी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। माँ बाप ने मुझे सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाया था। वह भी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिए थे। उन दिनों गर्मियों का दिन था। उस वक्त मेरी छोटी बहन, जो कि मेरे चाचा की बेटी थी, वह अक्सर हमारे घर मुझसे मिलने के लिए आया करती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी कोई छोटी बहन या भाई नहीं था, लेकिन रागिनी मेरे दिल के करीब थी। बेशक वह मेरे चाचा की बेटी थी। मेरे चाचा थोड़े पढ़े लिखे थे और वह शहर में नौकरी करते थे। वह अपनी पूरी फैमिली को शहर लेकर शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन जब चाचा शहर शिफ्ट हुए तो रागिनी सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही मुझसे मिलने के लिए घर पर आया करती थी। बाकी हमारी फ़ोन पर खूब बातें हुआ करती थी। रागिनी को भी गांव का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद था। रागिनी जब आती तो हम दोनों एक जैसे ही कपड़े खरीदते। हम दोनों की चॉइस भी एक जैसी होती थी। अक्सर मेरी सहेलियां कहती कि तुम दोनों बहनें एक जैसी ही दिखती हो। रागिनी में अक्सर एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में मैं बताया करती थी। रागिनी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझ में पढ़ाई करने का शौक नहीं था और मैं ना शादी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता जैसा मेरे लिए कहते मैं वैसा करती। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद रागिनी शहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी उदास हो जाया करती थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ दूसरे गांव में मेला देखने के लिए गई। यह मेला काफ़ी बड़ा था। मेरी सहेलियों ने बताया था मेले में काफ़ी भीड़ है, तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। उस दिन मैंने माँ को बता दिया था
कि मैं मेला देखने जा रही हूँ और थोड़ा लेट से घर वापस आऊँगी। मुझे बड़ी खुशी थी मेला देखने की, लेकिन इसी खुशी के चक्कर में मेरा हाथ मेरी सहेलियों से छूट चुका था। मेले में काफ़ी भीड़ मची थी, लेकिन तभी मुझे एक चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मैं भागती हुई वहां जाकर चूड़ियाँ खरीदने लगी। वहां पर एक लड़का पहले से अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ खरीद रहा था, लेकिन उसने जो चूड़ियाँ खरीदी थी वही चूड़ियाँ मुझे पसंद आ चुकी थी। वह लड़का दिखने में बड़ा ही शरीफ सा था। उसे देखकर मैं तुरंत उस पर फिदा हो चुकी थी। पहली ही नज़र में मुझे वह लड़का पसंद आ चुका था। उसने बिना देरी किए हुए वह खरीदी हुई चूड़ियाँ मुझे वापस कर दी। कहने लगा कि मेरी माँ थोड़ी उम्रदार है, इस तरीके की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पसंद नहीं आएंगी, इससे अच्छा है आप ले लीजिए। मैं अपनी सहेलियों को ढूंढने लगी। वह लड़का भी मेरे साथ चल रहा था। रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने उसे बताया कि मैं दूसरे गांव से यहाँ मेला देखने के लिए आई थी। फिर वह मेरे साथ मेरी सहेलियों को ढूंढने लगा। उस दिन हमारे बीच बात हो रही थी। मैं उस लड़के के सामने शर्मा रही थी। तब उस लड़के ने मुझे अपना नंबर दिया। हालांकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। उसने मुझे एक मोबाइल शॉप दिखाई, जहाँ पर वह कहने लगा कि वह अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बैठता है। उसके दोस्त की खुद की दुकान है। इस बात से मैं बेहद खुश हो चुकी थी। तभी मुझे मेरी सहेलियाँ मिली। वह पूछने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस लड़के की तरफ था। पता नहीं इसके बाद मैं कब उससे मिल पाऊंगी भी या नहीं। यही सोचते हुए मैं घर वापस आ चुकी थी। आज मेरा मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा उस लड़की के पास जाऊं। तभी दूसरे दिन मेरी सहेलियां फिर से कहने लगी कि मेला 2 दिन तक लगा हुआ है, हम चाहे तो आज भी जा सकते हैं। मैं फिर से मेले के बहाने अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी थी और मोबाइल शॉप पर चली गई जो उस लड़के ने मुझे बताया था। लेकिन जैसे मैं वहां पहुंची तो सामने वह शख्स बैठा हुआ था। उस लड़के का नाम प्रदीप था। मुझे देखकर वह भी काफ़ी खुश हो चुका था और उसी दौरान हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात होनी शुरू हो चुकी थी। अभी प्रदीप मेरे गांव में मुझसे मिलने के लिए आया करता था, तो कभी कभी मैं प्रदीप के गांव उससे मिलने के लिए जाया करती थी। मैंने अपनी सहेलियों को भी इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया था। मैं अक्सर घर पर माँ को सहेलियों का बहाना करके प्रदीप से छुप छुप कर मिलने के लिए जाया करती थी। धीरे धीरे मेरी और प्रदीप की दोस्ती और प्यार काफ़ी बढ़ने लगा था और एक दिन प्रदीप ने मुझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं प्रदीप के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। प्रदीप शहर में नौकरी करता था। वह यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने के लिए आया था। मैं किसी भी हाल में प्रदीप को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप मेरे लिए लड़के ढूंढने में लगे थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके माँ को कहा कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर माँ तुरंत मुझ पर गुस्से से चिल्लाने लगी। हमारे गांव में लड़कियों को खुद की मर्जी से शादी करने की अनुमति नहीं होती, यह मैं अच्छे तरीके से जानती थी। मेरे यह बात करने पर घर का पूरा माहौल बिगड़ चुका था। माँ तो कई बार मुझसे पूछ चुकी थी, क्या तेरी जिंदगी में कोई और लड़का है? मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें प्रदीप के बारे में बता दूंगी तो वह मेरा घर से निकलना भी बंद कर देंगी। इसी वजह से मैंने माँ को झूठ बोला कि माँ, बस मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती थी। इसी वजह से मैंने उस दिन आपसे वह बात कही थी। सुनते ही माँ शांत हो चुकी थी। उन्हें विश्वास हो चुका था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है। लेकिन तभी मेरे माता पिता ने मेरे लिए लड़का भी फाइनल कर दिया था। वह मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। जब मैंने प्रदीप को अपनी सारी बात बताई तो वह भी सुनकर हैरान रह चुका था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं कल ही तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए आता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे माता पिता इस बात से इनकार कर देंगे। इसी वजह से प्रदीप ने फैसला किया कि हम लोग घर से भागकर शादी करेंगे। प्रदीप के साथ मैं शहर जाकर शिफ्ट हो जाऊंगी। अब माता पिता मेरी शादी 1 हफ्ते के अंदर करने वाले थे। मुझे उससे पहले ही कुछ करना था। मैंने ठीक शादी के 2 दिन पहले रात के 2 बजे अपना सारा सामान पैक करके घर से भाग चुकी थी। मुझे काफ़ी उस वक्त तकलीफ हो रही थी। मेरे माता पिता इसके बाद अकेले हो जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में अपने माता पिता को आकर मना लूँगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। वह मुझसे इतना देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। यही सोचकर मैं प्रदीप का हाथ थामकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेने शुरू कर दिए और उसके बाद मेरी शादी हो चुकी थी। मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर में जाकर शिफ्ट हो चुकी थी।
मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद गांव का क्या माहौल होगा, मेरे माता पिता पर क्या बीती होगी। मैं सिर्फ प्रदीप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। प्रदीप मुझे अपने साथ शहर ले गया था और उन्होंने अपनी माँ को भी बताया था कि वह मुझसे शादी कर चुका है। उसकी माँ बूढ़ी थी। प्रदीप मुझे एक बहुत अच्छे घर में ले जा चुका। वहाँ जाकर हमारी सुहागरात काफ़ी अच्छे से बीती थी। सुहागरात को लेकर मैंने भी प्रदीप के साथ जो सपने देखे थे वह पूरे हो चुके थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने जो चाहा हो वो मुझे मिल गया हो। लेकिन अब मैं रोज़ एक कश्मकश से गुजर रही थी। मुझे बार बार अपनी माँ बाप की चिंता सताती। मेरे माँ बाप पर अब क्या बीतती होगी, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, क्या वह मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे दिमाग में यही सारी बातें चलती थी। मैं रोज़ तड़पती थी। तभी मैंने एक दिन रागनी को फ़ोन कर दिया। रागनी मेरी आवाज़ सुनते ही तुरंत कहने लगी कि तू आखिर कहाँ चली गई थी, सब लोग तुझे कितना ढूंढ रहे थे। मैंने तभी उससे पूछा कि माता पिता कैसे हैं। तभी वह कहने लगी उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी कहीं गुम हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक आदमी ने उन्हें बताया कि तुम हमेशा एक लड़के से मिला करती थी, जिससे सभी को यह लगने लगा कि शायद तुम उस लड़के के साथ भाग चुकी हो। पूरे तरीके से तुम्हारे माँ बाप उस दिन टूट चुके थे, लेकिन तुम अभी हो कहाँ। मैंने तभी रागनी को बताया कि मैं प्रदीप से शादी कर ली हूँ। हालांकि रागनी प्रदीप के बारे में नहीं जानती थी। मैंने अभी तक उसे कभी भी बताया नहीं था। तभी मैंने उसे प्रदीप के साथ अपनी हर मुलाकात के बारे में बताया, जिसे सुनकर वह हैरान रह चुकी थी। कहने लगी कि तुम एक बार तो मुझे बता देती। मैं सोच के रखी थी कि जब मेरी औलाद होगी तो मैं उसके बाद माँ बाप से मिलने के लिए जाऊंगी और ज़रूर अपने नाती से मिलकर वह मुझे माफ़ कर देंगे। हालांकि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। रागनी को भी मेरी बातें सही लगी थी। अब प्रदीप मुझ पर दिल खोलकर प्यार करता था। प्रदीप के जाने के बाद मैं अक्सर घर के कामकाज करती और जो वक्त मिलता मैं रागनी के साथ फ़ोन पर बातें करती। उसे अब हमेशा अपने माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश करती। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी के दिन स्टार्ट हुए तो मेरे लिए दिक्कतें बढ़ चुकी थी। मुझे आए दिन रोज़ तकलीफ़ होती थी। प्रदीप भी हमेशा काम पर बिजी रहा करते थे, लेकिन घर पर मेरी देखभाल के लिए कोई भी नहीं रहता था। की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एक दिन मैंने रागनी को बताया तो रागनी कहने लगी कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं कुछ बहाना करके तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाती हूँ। मैंने कहा पर तू अपने माता पिता को क्या कहेगी, कहाँ जा रही है। वह कहने लगी कि उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। रागनी शहर की लड़की थी। उसके माँ बाप की सोच मेरे माँ बाप से बिल्कुल अलग थी। रागनी अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकती थी। यह बात मैं अच्छे से जानती थी। मैं प्रदीप को भी रागनी के बारे में अच्छे से बता दी थी कि रागनी मेरी बहन है और वह कल से मेरे पास रहने के लिए आएगी। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। दूसरे दिन रागनी भी अपना बैग लेकर मेरे घर आ चुकी थी। काफ़ी महीने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। रागनी को मैंने अपने पास वाला कमरा दिया। रागनी भी मेरे साथ रहकर बहुत खुश थी। रागनी कहने लगी कि बहन चिंता मत कर, अब तू ज़्यादा परेशान नहीं होगी। रागनी के आने से मेरी परेशानी थोड़ी कम हो चुकी थी। मुझे थोड़ा घर के कामकाज से राहत मिलती थी। रागनी हमेशा मुझे टाइम पर खाना, दवा सब कुछ ला कर देती। मेरे पति भी कहते कि रागनी के आने से हमारी दिक्कतें थोड़ी कम हो चुकी है। अब रागनी सारा दिन घर का काम करती। मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने के लिए भी नहीं ले जा पाती। इसी वजह से मैंने अपने पति को कह दिया कि वह रागनी का अच्छे से ख्याल रखे, उसे संडे वाले दिन बाहर कहीं घुमाने के लिए लेकर जाया करे। इससे उसका मन भी बहल जाएगा। मेरे पति भी मेरे कहने के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते। मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अब मेरे पति जब भी मेरे लिए कपड़ा लेकर आते तो वह रागनी के लिए भी हूबहू एक ही चीज़ लेकर आते थे। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी बढ़ चुकी थी, जो मुझे पता चलने में काफ़ी देर लग चुकी थी। अक्सर मेरे पति और रागनी दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे, लेकिन मुझे हमेशा ही लगता कि वह लोग जीजा और साली वाला ही मजाक कर रहे हैं। उन्हें अपने रिश्ते की मर्यादा का पता है। मैं ज़्यादा उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन मैं गलतफहमी में जी रही थी। मुझे बस अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। मैं उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने आने वाले बच्चे की तरफ लगा कर रखी थी। उन दिनों मेरे पति मुझ पर कम ध्यान देते थे, लेकिन इस बात पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। अब रागनी महीने में 2-3 दिन अपने घर वापस जाया करती थी, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद वह घर वापस आ जाती। मैं बड़ी ही खुश थी कि रागनी को मेरी काफ़ी चिंता है।
मुझे लगता था कि वह एक बहन का फर्ज बखूबी निभा रही है। अब धीरे धीरे मेरी प्रेगनेंसी के दिन भी करीब आते जा रहे थे और तभी एक दिन मेरी डिलीवरी का दिन भी आ चुका था। उस दिन मैंने बहुत ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी के आ जाने से मैं बहुत ही खुश थी। मेरी जो इच्छा थी वह पूरी हो चुकी थी। मुझे पूरे 2 दिन तक अस्पताल में रखा गया था, लेकिन तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे पति उस वक्त मेरे साथ नहीं थे और ना ही मेरी बहन रागिनी थी। मैं नर्स से कई बार पूछ चुकी थी कि वह लोग कहाँ हैं, तो वह मुझे कहने लगी कि उन्होंने बताया था कि वह जल्द वापस आएंगे। मुझे लगा कि शायद वह घर पर मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करते होंगे या फिर कुछ अलग, तभी तो वह मेरे साथ में नहीं है। लेकिन मुझे शाम से रात हो चुकी थी। वह लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने तभी नर्स से कई बार कहा कि मुझे मेरे पति से बात करवा दे। हार पछता कर नर्स ने जब बात करवाई तो वह फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी तरीके से दूसरे दिन मेरे पति और रागिनी मिलने के लिए आए। मैं पति पर बहुत गुस्सा होने लगी कि आखिर वह रात भर कहाँ थे। तभी वह कहने लगे कि रागिनी गलती से सीढ़ियों से गिर चुकी थी, इसी वजह से मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। मैंने सोचा था कि वापस जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन देर हो चुकी थी और मैंने नर्स से भी फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बताया कि तुम सो चुकी हो और बच्चा भी ठीक है। इसी वजह से मैं दोबारा रात को तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। मैंने भी ये सारी बातें सुनकर कुछ नहीं कहा। रागिनी की तरफ देखा तो रागिनी कहने लगी कि मेरी कमर पर थोड़ी चोट लगी है, लेकिन अब पहले के मुकाबले बेहतर हूँ। उसके बाद मेरे पति ने बच्ची को गोद में उठाया और उससे प्यार करने लगे। 2 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल चुका था। मैं अपने घर वापस चली गई। घर जाने के बाद मेरे पति अक्सर ऑफिस में रहते। जो वक्त बीतता वह मेरी बहन रागिनी के साथ हंसी मजाक में बिताया करते थे। मैं अक्सर उन्हें कहती कि अपनी बेटी को भी थोड़ा वक्त दिया करो, मैं सारा दिन अकेले से संभालती हूँ। इस बात पर पति हमेशा चिढ़ जाते, कहने लगे कि अब तुम खुद से अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मुझे भी और काम होते हैं, मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। उस वक्त मुझे मेरे पति की बात सही लगी। शायद बच्चे के आने से अब खर्चे बढ़ने लगे हैं और अब उनके सर पर एक पिता की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। इसी वजह से मैंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। डिलीवरी से कुछ दिन तक तो मैं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। मैं ज़्यादा उठकर कामकाज नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तभी बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं खुद उठकर किचन में जाकर पानी ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे पानी लेने के लिए आगे बढ़ी तो मुझे किचन में से रागिनी की आवाज़ें आने लगी। जब मैं किचन में जाकर खड़ी हुई तो मेरे पति और रागिनी दोनों के होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी पति कहने लगा कि वह बस ऑफिस से अभी आए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वह बस पानी पीने के लिए आए थे। लेकिन उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मानो दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। मेरे आने से उन दोनों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मेरे दिमाग में इस वक्त शक का कीड़ा चलने लगा। उसके बाद से मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि मेरे पति अक्सर मुझसे दूर रहा करते थे। वह बच्चे की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब मैं कहती तो जिम्मेदारी का बहाना बनाने लगते। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती। धीरे धीरे मैं ठीक हो चुकी थी। इसी वजह से मैंने रागिनी को कहा कि वह अपने घर वापस चली जाए, लेकिन ये सुनते ही वह रोने लगी। कहने लगी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए अपनापन सा फील हो रहा है, मेरा घर जाने को मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे भी लगा कि रागिनी सही कहती होगी, आखिर वह इतने महीने से हमारे साथ ही तो रह रही थी। लेकिन तभी रात को पति रागिनी की वकालत करने लगे। कहने लगे कि तुम कैसे रागिनी को कह सकती हो यहाँ से जाने के लिए। मैंने तभी उन्हें कहा कि वह आखिर कब तक हमारे घर रहेगी। लेकिन तभी वह मेरे पति के बीच एक बहस चालू हो चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन आज मुझे मेरे पति के दिल में मुझसे ज़्यादा रागिनी के लिए प्यार नजर आ रहा था। मैं अपने पति को बेहतर तरीके से जानती थी। आज तक उन्होंने कभी भी कोई बात का एतराज़ नहीं किया, लेकिन रागिनी के जाने से पता नहीं मेरे पति को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। अब मेरे और मेरे पति के बीच काफ़ी दिनों तक बात होनी बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने रागिनी से बात करना छोड़ दिया। मैं बस काम के अकॉर्डिंग उससे बात करती। लेकिन एक रात मैं अचानक उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति बगल में नहीं थे। मैं ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकली तो तभी रागिनी के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं मन में सोचने लगी कि आखिर रागिनी इतनी रात को रो क्यों रही है।
इससे पहले मैं कमरे में जाती तभी मुझे बाहर से पति की आवाज़ आई। मैं उनकी बातें सुनने लगी। मेरे पति कहने लगे कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें घर जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परेशान हो रही थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने कहा कि वह दोनों ही मेरी डिलीवरी के दिन शादी कर चुके हैं, यह बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे अभी लग रहा था कि जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। मेरे पति और मेरी बहन रागिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैंने तभी देखा कि रागिनी मेरे पति को कसकर पकड़ ली। उसके मुंह से भी प्यार शब्द सुनकर मेरे होश उठ रहे थे। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैं गुस्से से चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई। दोनों ही मुझे देखकर हैरान रह चुके थे, लेकिन तभी पति कहने लगा कि अच्छा हुआ, तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका। मैं भी इस खेल से अब थक चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम दोनों ने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया? पर सबसे पहले रागिनी तुमने। मैंने तुम्हें इस घर में बुलाई। तुम मेरी खुद की बहन थी और तुमने मेरी पीठ पीछे धोखा दिया, लेकिन तुमने तो मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैं अंधी थी जो तुम दोनों पर विश्वास कर बैठी। उस वक्त मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरा दिल दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन यह हकीकत थी। तभी मेरे पति मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। उन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो चुका था, इसी वजह से उन्होंने शादी कर ली। मैंने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तभी पति कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, तुम भी हमारे साथ रहोगी, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मैंने कहा कि एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को बांट बिल्कुल भी नहीं सकती। और तुम मेरी आंखों के सामने ही किसी और औरत को, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बहन, जिसने मेरा बसा बसाया आज घर उजाड़ दिया। मेरे मुंह में जो गुस्से में आ रहा था मैं उन दोनों को बोलते जा रही थी। रागिनी तो शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे झुकाई थी। उसके पास तो कोई लफ्ज नहीं था मुझे कुछ कहने का। दोनों ने मुझे धोखा दिया था। अब मैं एक और पल इस घर में नहीं रह सकती थी, लेकिन अब मैं जाती तो कहाँ? मेरे माता पिता का साथ कब का छूट चुका था, लेकिन मैं उसी रात उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस चली गई। मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। इतने सालों के बाद माता पिता मुझे देखकर हैरान रह चुके थे। वह तो पहले मुझे ताने देने लगे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरते हुए वह मेरी तकलीफ के बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की हर कहानी बताई जो मेरे साथ बीती थी। यहाँ जाने के बाद मैंने क्या क्या किया, किससे शादी की, हर एक बात मैंने माता पिता को बताई। मेरे माता पिता सुनकर काफ़ी दुखी हुए थे। वह कहने लगे कि वह जिसके साथ मेरी शादी कराना चाहते थे, आज मैं उसके साथ शादी कर लेती तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। वाकई मेरे साथ जो बीत रहा था उसमें मेरी ही गलती थी। तभी वह कहने लगे कि रागिनी ने भी बहुत ही गलत किया है, और रागिनी ने कभी भी हमें तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। मेरे हाथ में बच्चा देखकर माता पिता को पता चल चुका था कि ये मेरी खुद की औलाद है। वो उसे उठाकर दिल से प्यार करने लगे थे। मेरे माता पिता दिल के बहुत ही अच्छे थे। वह कहने लगे कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतर लड़का चुना था, लेकिन तुमने खुद उस लड़के से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अगर शायद आज हमारे कहने के मुताबिक तुमने जहाँ शादी की होती तो तुम्हारी ज़िंदगी में यह हाल कभी ना होता। मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि माता पिता जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के के लिए मैंने भागकर शादी की, जिस लड़के के लिए मैंने अपने माता पिता का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, गांव में उनकी इतनी बदनामी हुई, वही लड़का मुझे आगे चलकर मेरी खुद की बहन के लिए मुझे छोड़ देगा। माता पिता ने भी ये सारी खबर सुनकर चाचा चाची को बता दी, ताकि उन्हें भी उनकी बेटी की हरकतों के बारे में पता चल सके। रागिनी के परिवार वाले इस खबर को सुनकर बेहद दुखी हो चुके थे। वह कहने लगे कि वाकई रागिनी ने जो किया वो बहुत ही गलत बात है। उसने अपने ही जीजा के साथ रिश्ता बनाया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को देकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। माता पिता भी इन सब में मेरा खूब साथ देते थे। वह मेरी हिम्मत बढ़ाया करते थे, वह मेरी मदद किया करते थे। प्रदीप ने जो मेरे साथ किया उसे मैं आज तक कभी भी भुला नहीं पाई। मेरे दिल में हमेशा उसके लिए बद्दुआ ही निकलती थी। इसी तरीके से मुझे अपने माता पिता के साथ रहते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था। तभी एक दिन अचानक मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रागिनी खड़ी थी। रागिनी को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो,
उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद हम जिंदगी में खुश थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे सर पर परेशानियां बढ़ने लगी। मैंने कई बार अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई, लेकिन हमेशा रिपोर्ट नेगेटिव मिली। तब डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उस वक्त मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। उस दर्द से निकलना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन तभी दूसरी तरफ प्रदीप दिल के मरीज बन चुके थे। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब उनके ऊपर काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ भी लगती है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम दोनों ने तुम्हारे साथ गलत किया था और आज उसी के किए की सज़ा हम दोनों भुगत रहे हैं। तुम प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दो। लेकिन इससे पहले मैं उसे कुछ जवाब देती, मेरी माँ ने तो रागिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। कहने लगी, जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ भी वैसा होता है। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।